नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए सामान्य विज्ञान के 30 इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो पहले किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आपकी आने वाले एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपोर्टेंट, बहुत ही यूजफुल रहने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना और हमें बताना कि कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए, कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं। वीडियो अच्छी लगे, यूजफुल लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना दोस्तों के पास। और अगर आप लोग यहाँ पर आज पहली बार आए तो गुरुकुल एकेडमी 2.0 को सब्सक्राइब कर लेना और ऑन कर लेना बेल आइकन को, ताकि हमारे न्यूली अपडेट की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच रहे और आप लोग लगातार फायदा उठाते रहे। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, थायराइड ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? थायराइड ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो गला में होती है थायराइड ग्रंथि। ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दिया गया है कि जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो फ्रेंड्स, आदिवृक्क ग्रंथि से स्रावित होता है जीवन रक्षक हार्मोन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी तथा बाह्य स्रावी दोनों की तरह से कार्य करती है? मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी तथा बाह्य स्रावी दोनों की तरह कार्य करती है? तो फ्रेंड्स, आग्नाशय ग्रंथि है। ऑप्शन नंबर ए होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंसुलिन उत्पादित होता है किसके द्वारा? इंसुलिन उत्पादित होता है किसके द्वारा होता है? आग्नाशय के द्वारा होता है इंसुलिन उत्पादित। ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एंटीडायरेटिक हार्मोन है? कौन सा एंटीडायरेटिक हार्मोन पूछा गया है? तो वोसोप्रोसिन होता है। फ्रेंड्स, याद रखना, वोसोप्रोसिन होता है एंटीडायरेटिक हार्मोन। ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की पैर की हड्डियां हैं कौन कौन सी? मानव शरीर की पैर की हड्डियां कौन कौन सी हैं? तो फिबुला और टिबिया। फिबुला और टिबिया मानव शरीर की पैर की हड्डियां हैं। बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ईईजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? ईईजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए करते हैं? तो मस्तिष्क की गतिविधि दर्ज करने के लिए करते हैं ईईजी का प्रयोग। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम फुल फॉर्म होती है ईईजी की, आप लोग याद रखना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, कांड्रा यानी कि टेंडन जोड़ता है किसको जोड़ता है? कांड्रा यानी कि टेंडन जोड़ता है किसको? तो पेशी से हड्डी को जोड़ता है कांड्रा। या देखना, टेंडन पेशी से हड्डी को जोड़ता है। बी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, सर्वग्राही यानी कि यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन से रुधिर वर्ग का होता है? सर्वग्राही यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन से रुधिर वर्ग का होता है? तो याद रखना, ए बी होता है सर्वग्राही, ठीक है ना। यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन होता है? ए बी होता है। और यूनिवर्सल डोनर कौन होता है? तो फ्रेंड्स, ओ ग्रुप होता है यूनिवर्सल डोनर। तो ऑप्शन नंबर ए होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, सर्वदाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर कौन होता है? तो फ्रेंड्स, ओ ग्रुप होता है। ऑप्शन बी होगा यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, यदि माता पिता में से एक का रुधिर वर्ग ए बी, दूसरे का रुधिर वर्ग ओ, तो उनके बच्चों का संभावित रुधिर वर्ग क्या होगा? यदि माता पिता में से एक का रुधिर वर्ग ए बी और दूसरे का रुधिर वर्ग ओ हो, तो बच्चों का संभावित रुधिर वर्ग क्या होगा? तो या तो ए होगा या फिर बी होगा, ठीक है, या ए होगा या फिर बी होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगले क्वेश्चन देखिए, किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैस रुधिर में प्रवेश करती है और फिर से छोड़ती है? किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैस रुधिर में प्रवेश करती है और फिर से छोड़ती है? किसके? तो प्राशरण के द्वारा गैस रुधिर में प्रवेश करती है और फिर से छोड़ती है। ऑप्शन नंबर सी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, आप लोग याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो फ्रेंड्स, 120 दिन होता है लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल। ऑप्शन ए होगा यहाँ पे राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल पूछा गया, तो 2 से 4 होता है श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए रहेगा यहाँ पे सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, पीस मेकर का संबंध किससे है? पेसमेकर का संबंध किससे है? तो फ्रेंड्स, हृदय से है पेसमेकर का संबंध। हृदय से है पेसमेकर का संबंध। और पेसमेकर का कार्य क्या होता है? तो हृदय की धड़कन को प्रारंभ करना होता है पेसमेकर का कार्य। आप लोग याद रखना, ऑप्शन नंबर बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन है पेस मेकर का कार्य क्या होता है? तो दिल की धड़कन को प्रारंभ करना होता है पेस मेकर का कार्य, ऑप्शन सी रहेगा यहाँ पे से आंसर। अगला क्वेश्चन है नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? धमनी से मापते हैं नाड़ी दर को, ऑप्शन नंबर ए होगा इस क्वेश्चन का से आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो डायलिसिस कहते हैं खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को, आप लोग को याद रखना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन की गति कितनी होती है? स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन की गति कितनी बार, एक मिनट में कितनी बार हृदय स्पंदन होता है? तो 72 बार होता है फ्रेंड्स। एक मिनट में 72 बार हृदय धड़कता है मनुष्य का, स्वस्थ मनुष्य का, तो ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रूप से फल पकाने वाला हार्मोन है? कौन सा एक प्राकृतिक रूप से फल पकाने वाला हार्मोन है? तो एथिलीन होता है प्राकृतिक रूप से फल पकाने वाला हार्मोन, ऑप्शन नंबर सी होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। और फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे मेरा निवेदन है आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे। और अगर आप लोग यहाँ पर आज पहली बार आए हैं तो गुरुकुल अकेडमी 2.0 को सब्सक्राइब कर लेंगे और ऑन कर लेंगे बेल आइकन को, ताकि हमारी अगली अपडेट की नोटिफिकेशन तक पहुंचते रहे और आप लोग लगातार वीडियो का फायदा उठाते रहें। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पादप कोशिकाओं को इस प्रकार बढ़ने के लिए प्रेरित करता है जिससे पादप प्रकाश की ओर मुड़ना प्रतीत होता है? कौन सा हार्मोन पादप कोशिकाओं को इस प्रकार बढ़ने के लिए प्रेरित करता है जिससे पादप प्रकाश की ओर मुड़ा प्रतीत होता है? कौन सा होता है? तो ध्यान रखना, ऑक्सीजन होता है जो पादप कोशिकाओं को इस प्रकार बढ़ने के लिए प्रेरित करता है जिससे पादप प्रकाश की ओर मुड़ा प्रतीत होता है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है पादप वर्धी हार्मोन किससे निकाले जाते हैं? पादप वर्धी हार्मोन तो कवक से निकाले जाते हैं फ्रेंड्स पादप वर्धी हार्मोन, आप लोग याद रखना, ये रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है कोशिका विभाजन में मदद करने वाला हार्मोन कौन सा है? कोशिका विभाजन में मदद करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो फ्रेंड्स साइटोकिनिन होता है कोशिका विभाजन में मदद करने वाला हार्मोन, ऑप्शन सी रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बौने पौधों को किसके अनुप्रयोग से लंबा किया जाता है? बौने पौधों को किसके अनुप्रयोग से लंबा किया जाता है? तो जिब्रेलिन के प्रयोग से बौने पौधों को लंबा करते हैं, ये रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पशुओं में हीमोग्लोबिन के सदृश पौधों में कौन सा अणु होते हैं? पशुओं में हीमोग्लोबिन के सदृश पौधों में कौन सा अणु होता है? तो फ्रेंड्स क्लोरोफिल होता है पौधों में, ठीक है ना। पशुओं में क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है और उसके सदृश पौधों में क्लोरोफिल होता है, आप लोग याद रखना, डी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है ऑक्सीनोमीटर का प्रयोग करते हैं किसके लिए? ऑक्सीनोमीटर का प्रयोग किसके लिए करते हैं? तो फ्रेंड्स पौधों की वृद्धि दर मापने के लिए प्रयोग करते हैं ऑक्सीनोमीटर का, बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अग्नि निर्जर रोग किससे संबंधित है? अग्नि निर्जर रोग का संबंध किससे है? सेब से है अग्नि निर्जर रोग का संबंध, ऑप्शन ए रहेगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पौधों में फ्लोएम किसके लिए उत्तरदायी है? पौधों में फ्लोएम किसके लिए उत्तरदायी है? तो फ्रेंड्स आहार वहन के लिए उत्तरदायी होता है पौधों में फ्लोएम, ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है पौधों में जाइलम किसके लिए जिम्मेदार है? पौधों में जाइलम किसके लिए जिम्मेदार होता है? आहार वहन के लिए होता है जाइलम, पौधों में जाइलम आहार वहन के लिए जिम्मेदार होता है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है क्रेनियम यानी कि कपालिका के ऊपरी भाग को ढकने वाली मांसपेशी को क्या कहा जाता है? क्रेनियम यानी कि कपालिका के ऊपरी भाग को ढकने वाली मांसपेशी का क्या नाम होता है? तो गैलेना इपोन्यूरेटिका होता है, गैलेना इपोन्यूरेटिका होता है क्रेनियम यानी कि कपालिका के ऊपरी भाग को ढकने वाली मांसपेशी का नाम, ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल से आंसर। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो के क्वेश्चन जो कि कंप्लीट हो चुके हैं। अब आप लोग कमेंट करके बताएंगे कितने क्वेश्चन आपने सही अटेम्प्ट किए, कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं। और फ्रेंड्स अगर किसी छात्र को कोई भी डाउट है तो आज की वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपना डाउट मेंशन करके डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की हमारी इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के पास। और अगर आप लोग यहाँ पर आज पहली बार आए तो गुरुकुल अकेडमी 2.0 को सब्सक्राइब कर लेना और ऑन कर लेना बेल आइकन को, ताकि हमारी न्यूली अपडेट की नोटिफिकेशन तक पहुंचती रही और आप लोग लगातार वीडियोज का फायदा उठाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आज की हमारी इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।